सर थैंक यू टू यू टू एंड टू चहल एकेडमी जो उन्होंने मेरी जर्नी में कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए। इन द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स कि मेरे साथ सर ऐसा होता था कि मेरे लिए ये फेज़ बहुत आती थी कि क्या मैं सच में इसके लिए बनी हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबका बहुत रोल रहा है। सर मैंने जितने लोगों को अपने आसपास देखा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि सबकी अपनी जर्नी होगी। नमस्कार दोस्तों, चहल एकेडमी की टॉपर स्टॉक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ एक और टॉपर है जो कि हरियाणा से हैं, सिमरन, एंड हु हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 66 इन रिसेंटली कंडक्टेड यूपीएससी सीएसई 2024 एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सिमरन। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू। तो सिमरन, शुरू करने से पहले आप अपने बारे में ही अगर व्यूवर्स को खुद बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरा नाम सिमरन है और जैसे सर ने बताया मुझे 66 रैंक मिली है इन दिस यूपीएससी सीएससी एग्जाम। आई बिलोंग टू जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड आई हैव completed my graduation and post graduation from University of Delhi in the subject of history, which was also my optional, and it was my third attempt. In the first 2 attempts I could not clear prelims, but this time I cleared the exam on whole. तो सिमरन का ये थर्ड अटेम्प्ट है। तो सबसे पहले सिमरन मैं ये जानना चाहूँगा, पहले 2 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ हाँ था जी। और आपने प्रीलिम्स क्लियर करते ही रैंक ले लिया। तो ऐसा आपने क्या डिफरेंट किया पहले 2 अटेम्प्ट्स के अलावा जो आपने थर्ड अटेम्प्ट में डिफरेंट किया? सर पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स जो रहा था वो बहुत डिफरेंस से रहा था। मेरी कहीं न कहीं जो एक बेसिक मंत्र दिया जाता है यूपीएससी का कि बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करिए, मल्टीपल रिविजन्स करिए। मैंने ये चीज़ें फ़ॉलो नहीं की थी क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने का कोई एक अलग फ़ॉर्मूला नहीं है। वही है जो सब बताया जा रहा है इतने टाइम से। मैंने जब वो कंसिस्टेंटली फ़ॉलो किया और हार्ड वर्क किया तो ये रिज़ल्ट मिला। तो सिंस आपका ये पहला ही मेंस था और पहले ही मेंस में आपने अच्छा स्कोर किया होगा तभी आपकी अच्छी रैंक आई है। तो मेंस की प्रिपरेशन आपने पहले से ही कर रखी थी या आपने इस बार प्रीलिम्स स्टार्ट होने के बाद की? तो सर जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट वेरी फेमस 2023 प्रीलिम्स, तो उसके बाद मैंने फिर बहुत ही कंसिस्टेंटली अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने कुछ टाइम तक अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग किया, नोट्स को और अच्छा बनाया। उसके बाद मैंने मेंस का जीएस अपना स्ट्रॉन्ग किया। उसमें मैंने कुछ अपने नोट्स को क्रिस्प किया। मेरे जो नोट्स थे वो थोड़े पुराने हो चुके थे क्योंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो उनको अपडेट किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने जनवरी से फिर मेंस छोड़ दिया, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स किया। प्रीलिम्स होने के बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली काफ़ी हार्ड वर्क करके मेंस की प्रैक्टिस की, बहुत सारे टेस्ट लिखे और तब ऐसे मेंस क्लियर हुआ है। गुड। तो दोस्तों ये सीखने मिलता है कि मेंस की तैयारी, ठीक है, प्रीलिम्स के साथ-साथ पहले से ही करनी चाहिए, एक्सक्लूसिवली बाद में नहीं करनी चाहिए। सिमरन ने भी यही बोला कि उन्होंने मेंस की तैयारी सेकंड अटेम्प्ट के दौरान ही अपनी कंप्लीट की थी एंड उसके बाद इन्होंने प्रीलिम्स पास होने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज़ किया और नंबर ऑफ टेस्ट जो मेंस के टेस्ट थे उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखे, व्हिच इज़ थिंग टू लर्न फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। तो सिमरन, सबसे बड़ा रोल आपकी जर्नी में किसका रहा है? कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके मैं बता सकूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबका बहुत रोल रहा है। फ्रेंड्स जो कि यूपीएससी में हैं और जो यूपीएससी में नहीं हैं, वो भी एक अच्छा पीर ग्रुप मिला मुझे, जिससे मैं हर स्टेज में बहुत कुछ डिस्कस करती थी। मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती थी उनके साथ होने की वजह से। और सबको पता है जो भी इस रेस में है कि कितना कई बार कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है सस्टेन करना। तो ऐसे टाइम पे जब आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे साथ सर ऐसा होता था कि मेरे लिए ये फ़ेज़ बहुत आती थी कि क्या मैं सच में इसके लिए बनी हूँ? तो उस वक़्त मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि हमें पता है कि आप बने हो। आपको पता है या नहीं पता है, हमें पूरा यकीन है और उनका यकीन फिर मुझे यकीन दिलाता है। तो अगर किसी को तैयारी स्टार्ट करनी है सिमरन, ठीक है? नाउ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? किसी को तैयारी स्टार्ट करनी है, तो उसको शुरू कैसे करना चाहिए?
क्योंकि आजकल क्या है, यूट्यूब पे इतने सारे हम्म। वीडियोस हैं और इतना सारा मिसकंसेप्शन है, तो एक कैंडिडेट को जिसको देखना भी है, खुद से तैयारी स्टार्ट भी करनी है, वो कंफ्यूज हो जाता है। सर, मैंने जितने लोगों को अपने आसपास देखा है, अ, उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि सबकी अपनी जर्नी होगी, सबकी अपनी कंडीशंस होंगी। कुछ लोग घर पे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग घर पे नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं घर पे नहीं पढ़ पाती थी इतना, 12th के बाद से ही मैं घर पे नहीं रही हूँ, तो वहाँ वो मेरा एक कम्फर्ट ज़ोन बन बन गया था। तो कुछ लोग इसी तरीके से कोचिंग करके ही कंसिस्टेंसी बना सकते हैं, कुछ लोग खुद से भी बनाते हैं। अब मेरा ये कहना होगा कि अगर आप ले सकते हैं तो आप कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बिना कोचिंग के या बिना फाउंडेशन कोर्स किए नहीं बन पाती। तो ऐसे ही अगर किसी को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है, तो उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। उनको अगर सपोर्ट है फैमिली की तरफ से तो वो ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर किसी को लगता है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, हम खुद से तैयारी कर सकते हैं, फिर यूट्यूब पे फ्री सोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग्स ने भी अपने लेक्चर्स डाले हुए हैं फ्री में। तो अगर आप वहाँ से कर पाते हैं तो वेल एंड गुड फॉर यू। तो दोस्तों, सिमरन का ये कहना है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, देन यू शुड जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पे, जिससे भी आप तैयारी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप ये चेक कर पाओ कि सही सोर्स कौन सा है। हाँ जी। अभी इस एग्ज़ाम में सिमरन, जो सबसे ट्रिकी फेज़ है, वो है प्रीलिम्स को क्रैक करना। क्योंकि लाखों लोग एग्जाम देते हैं और बहुत कम, मुश्किल से 12-15 हज़ार लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आप एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्रीलिम्स की सबको एक तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो किस स्टेज पर हैं प्रिपरेशन के। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जनवरी से ही स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन, मैंने भी यही किया था। कुछ लोग फ़ेब तक का वेट करते हैं। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। दूसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट 5000 6000 एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस किए होने चाहिए। उसके लिए आप टेस्ट लगा सकते हैं, आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीवाईक्यू, वो तो हमेशा ही हर रोज़ ही कुछ ना कुछ पीवाईक्यू को तो गो थ्रू करना ही चाहिए। इसके अलावा बेसिक्स को ही अपना सब कुछ मानना, क्योंकि सोर्सेज़ बहुत सारे हैं अभी मार्केट में, इंटरनेट पे, उसमें हम लोग बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं अगर हम नए-नए सोर्सेज़ को अपने लिस्ट में ऐड करना शुरू करें। मैंने बिल्कुल बेसिक्स पे ही अपनी अप्रोच रखी। मुझे तो बल्कि सर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जब बेसिक्स हैं, जब कम सोर्सेज़ हैं, तो हमें कम पढ़ना है, तो हमें क्यों इतना उसमें जाना कि ये भी बुक है, ये भी बुक है। पर मेरी ये चीज़ स्ट्रैटेजी रही थी कि मैंने टेस्ट बहुत दिए थे। तो रिवीज़न करी और बहुत टेस्ट दिए, टेस्ट से सीखा। टेस्ट में भी सर कुछ ट्रिक्स होती हैं कि आप बेसिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करिए। जहाँ आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा रहे हैं या फिर आप अपनी लॉजिकली उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि धीरे-धीरे जैसे प्रीलिम्स पास आए, तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन्स आपके ज़्यादा ठीक होने शुरू हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसे मैं पहले 2 प्रीलिम्स में मैं हार्डली 60-70 अटेम्प्ट करती थी, व्हिच इज़ उससे तो प्रीलिम्स नहीं ही हो पाएगा ज़्यादातर लोगों का। कुछ लोग होते होंगे जो करते हों, हुँ। जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, पर मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने अपनी एक्यूरेसी इम्प्रूव की। इस प्रीलिम्स में मैंने सर अराउंड 87-88 अटेम्प्ट किए थे। तो वो चीज़ मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट था। मैंने मतलब जितने भी टेस्ट दिए, उनमें चेक किया कि मैं किस रेंज में पढ़ती हूँ, कि मुझे 90 प्लस जाना चाहिए, 85 प्लस या कितना। तो वो मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट बना। तो ये सब मैंने किया। तो दोस्तों, अभी जो एस्पिरेंट सीख सकते हैं वो है कि नंबर 1, बेसिक्स को बहुत डीपली और मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम आपके जो एरर्स हैं वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएँगे। सेकेंडली, सोर्सेज़ को लिमिटेड रखना, एंड थर्डली, आप जो भी पढ़ो उसके ऊपर प्रैक्टिस एंड एमसीक्यूज एंड टेस्ट इतने करो, इतने वैरायटी के करो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपके वो गलत होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इन 3 चीजों का ध्यान हर एक एस्पिरेंट को रखना चाहिए। एक कैंडिडेट को आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और आपने कब की थी? आंसर राइटिंग सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, जहाँ पर आपको क्लियर हो कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए,
तो आपको क्या करना है कि एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी, एक कंक्लूजन, वो आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। बट क्योंकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में गैप आ जाता है, तो थोड़ी-सी वो एक हम इतना स्पीडली उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाते। अगर हमें प्रीलिम्स होने के बाद एक क्वेश्चन दिया जाए, तो मेजरली आपकी प्रिपरेशन तो होगी प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग की। मेरी तो सर ऐसी हुई थी क्योंकि मैंने ज़्यादातर टेस्ट तभी लिखे थे। बट हाँ, एक आपके अंदर आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। तो उसकी प्रैक्टिस आप डेली कुछ-कुछ क्वेश्चंस लिख के कर सकते हैं, मैंने भी किए थे। अब हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। अब यूपीएससी में आपने पहला इंटरव्यू था, ठीक है? तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, जो एक्चुअल में वहाँ पे आपने फेस किया? सर, मेरा इंटरव्यू 3 फ़ेब को था, तो रिलेटिवली अर्ली था, तो शुरुआत में तो मुझे डर लगा इस बात का कि इतनी जल्दी सब कैसे होगा। मैंने मॉक भी बिल्कुल बहुत जल्दी-जल्दी दिए थे उस फ़ेज़ में जितने हो सके। तो उस दिन का मेरा एक्सपीरियंस था, ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर अंदर सब बहुत कॉर्डियल थे। नॉट इवन इन द इंटरव्यू रूम, बट बाहर जो एक हॉल में हम बैठते हैं, वहाँ भी सब बहुत कॉर्डियल थे। और मेरी फर्स्ट ही टर्न थी लकीली, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ अगर मुझे और बैठना पड़ता तो मैं और नर्वस हो जाती। तो मेरा संजय वर्मा सर के साथ इंटरव्यू था, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल बोर्ड है। उन्होंने मुझसे सर कोई ऐसे एज़ सच कोई फैक्चुअल या कुछ नॉलेज बेस्ड इतने क्वेश्चन्स नहीं पूछे, पर्सनैलिटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन्स थे। क्योंकि अगर वो मुझसे करंट अफ़ेयर भी पूछ रहे थे, तो वो इतना ब्रॉड क्वेश्चन था कि मुझे चूज़ करना था, मुझे कौन-सा एस्पेक्ट इसका अपने आंसर में डालना है। तो वो कहीं न कहीं मेरी पर्सनैलिटी को ही रिफ्लेक्ट करेगा कि मैं किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, किसको नहीं। और संजय वर्मा सर की एक चीज़ मैंने नोट की है कि वो आपकी हॉबीज़ को लेके, आपके इंटरेस्ट को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सर की भी हॉबी है। मैंने और भी जिन एस्पिरेंट से एस्पिरेंट से ही बात की है, तो उन्होंने भी बताया सर के साथ ऐसा ही उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इंटरव्यू होने के बाद मुझे बस इस चीज़ की खुशी थी कि ये प्रोसेस एट लीस्ट अभी के लिए खत्म हो गया है। तो दोस्तों यहाँ जो मिथ है हमारी इंडस्ट्री में, खासकर यूपीएससी इंडस्ट्री में, कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, डरावना होता है यूपीएससी का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में यूपीएससी आपको सिलेक्ट करना चाहता है, आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहता है। इसलिए वो आपको पूरा मौका देते हैं आपकी पर्सनैलिटी खुल के आने का। इनफैक्ट वो आपको एनकरेज भी करते हैं। अगर आप 2-3 क्वेश्चन गलत भी बोल दो, 3-4 क्वेश्चंस के आंसर गलत भी दे दो, तो भी वो आपको एनकरेज करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है। थर्डली, ये नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, दीवार के पीछे कलर क्या है, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनैलिटी के ऊपर होता है, आप जहाँ से आते हैं, वहाँ के बारे में पूछा जाता है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये जानने के लिए कि आपकी हॉबीज़ आपकी पर्सनैलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं और जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएँगे, ये आपको कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी और आपकी ओपिनियन जानने के लिए मेजरली और पर्सनैलिटी जानने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होता है और ये फैक्चुअल बेस्ड बहुत रेयर ऐसा होता है कि वहाँ पे होता हो। तो ये बहुत एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है जो अभी हमने सिमरन के ज़ुबानी खुद ही जान लिया है। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन सिमरन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, थैंक यू टू यू टू एंड टू चहल अकेडमी, जो उन्होंने मेरी जर्नी में कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।